में इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपको अरब या करोड़पति होना चाहिए, तो आपने कितने करोड़ रुपए खर्च किए? मैं अपनी जेब की बात करूं तो मेरा 5 से 6 लाख रुपया मैक्सिमम उसकी 5 से इलेक्शन 6 लाख 6 लाख रुपया रुपया मैक्सिमम उस आप इलेक्शन एमपीए बने। ये बिरयानी वाली पॉलिटिक्स नहीं है। यही तो हम ये कहते हैं कि लोगों के अंदर ये शऊर आए। 2013 में जब इसी पार्टी ने मुझे टिकट दिया था तो मैं तो कभी ये नहीं सोचा था कि मैंने एमपीए बनूंगा। तो कैसी फील आई, और स्पेशली जब वही आसिफ महमूद जो वहां से एक पुरानी मोटरसाइकिल पे निकलता था और दोबारा जब आसिफ महमूद उसी टेंच बाटा के इलाके में या मुगलाबाद के इलाके में झंडे वाली गाड़ी और आगे पीछे प्रोटोकॉल और बकायदा वो जो सारे लवाजमात होते हैं, प्राइमरी टास्क है वो असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन, उस पे वो बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देगा। और उसको असेंबली में जाए ना जाए लेकिन वो हल्के की फौदगी पे जरूर जाए। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे। इसी तरह के बहुत सारे और स्टार्स हैं हमारी सोसाइटी में जिनकी जिंदगी से शायद हमारी यूथ को सबक सीखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद कौसर अब्बास इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा कामयाबी का सफ़र। कामयाबी के सफ़र से मुराद ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल पे थे, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, वो कोई बहुत बड़ी-बड़े ख़ानदानों से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, लेकिन आज देखा जाए तो उनकी इस मुआशरे में एक नुमायाँ कारकर्दगी भी है और उसके साथ-साथ एक नुमायाँ मकाम भी है। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी एफर्ट से जो एक पैशन था उनके माइंड में, उसको लेते हुए वो मुख्तलिफ पोजीशंस तक भी पहुंचे और अवाम के लिए भी बहुत सारे इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी उन्होंने लिए। इस तरह के प्रोग्राम्स हम मुख्तलिफ जो इस तरह के हमारे जो स्टार्स हैं उनके साथ हम करेंगे कि जो बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से आए और आज वो अपनी जिंदगी में जो है वो नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाला एक वो नौजवान जो लोअर मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक था और वो रावलपिंडी के इलाके जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है, टेंच बाटा एक मशहूर है, वहां से उस नौजवान का ताल्लुक और एक मुगलाबाद की गुंजान आबाद इलाके में रहने वाला, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाला जो एक नौजवान है, वो वहां से निकला और उसके बाद वो नौजवान एक बड़ी मेजर पोजीशंस पे उसने सर्व किया पिछले कुछ सालों में। उस पे हम बात करेंगे और वो नौजवान है रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले आसिफ महमूद साहब। आसिफ महमूद साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी जिंदगी की जो गुज़श्ता अगर 20 साल की बात की जाए तो उन्होंने यकीनन एक बहुत ज्यादा मेहनत की, एक बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से उन्होंने अपना सफर का आगाज किया और वो मुशीर वज़ीर आला पंजाब तक जो है उनका सफर, यानी कि एक काबीना के मेंबर तक उनका सफर जो है वो रहा और स्टिल वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि मजीद अपना जो पॉलिटिकल जो 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 नैरेटिव है उसको बिल्ड कर सकें और आवाम के लिए कुछ मजीद बेहतर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम आसिफ महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आसिफ साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, आप रावलपिंडी के एक गुंजान आबाद इलाके से आपका ताल्लुक था, वहां से आप निकले, ये सफर कैसे शुरू हुआ और माशाल्लाह से आपकी गाड़ी पे झंडे, आगे पीछे हूटर वाली गाड़ियां, ये कैसे हुआ सारा कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप कौसर भाई आपका। मैं बुनियादी तौर पे देखें, इस सक्सेस के अंदर जहां इंसान का जाती लगन और मेहनत की कंट्रीब्यूशन होती है, उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि डिफरेंट और फैक्टर भी आपकी लाइफ के अंदर आपके साथ शामिल रहते हैं। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से ये कहूँगा कि नो डाउट कि अल्लाह ताला ने मुझे जितनी कामयाबियाँ दी उनमें सबसे जो बड़ा रोल रहा वो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स की दुआ। और मैं ज़ाहिर आपने इंट्रो के अंदर बताया कि मेरा ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन फैमिली कल्चरल नॉर्म्स का ज़ाहिर है जब आपको पेरेंट्स बताते हैं तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा ताल्लुक उस घराने से है कि जहाँ पे मेरे जो बुजुर्ग थे उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी की और उस मेहनत मजदूरी के पैसे से हमें पाला पढ़ाया और हमें जो नाम्स उन्होंने सिखाए उसका एक बहुत बड़ा मेजर एक कंट्रीब्यूशन है मेरे वालिदैन का। उसके बाद ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे थे, अगर आप बात करें 90s से लेके अर्ली 2000 के अंदर,
تو بڑے مایوس کن، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آفٹر 9/11 پاکستان کے اندر بڑے دہشت گردی کے واقعات بھی شروع ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے اور اس کے بعد جب دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہم ان ظاہر پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کے اوپر یا ہماری جو گورننس کے ماڈل تھے اس کے اوپر ڈسکشن بھی کرتے تھے. تو انہیں ڈسکشنز کے اندر ہم اکثر یہ میں بات کیا کرتا تھا کہ ہم خالی آپس میں بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، کسی کو برا بلا کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا کام ہم سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا اور وہاں سے اٹھتے ہیں اور بس قصہ تمام ہو جاتا ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کنٹریبیوشن دیں. اور جب آپ خلوص نیت کے ساتھ چلتے ہیں، اور obviously ان دنوں پرائم منسٹر جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب، انہوں نے یوتھ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا تھا کہ ملک میں نظام کی تبدیلی، سسٹم کی تبدیلی، پاکستان کو نیا پاکستان بنانا، اور جتنی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے ایکولنٹ لا کے کھڑا کرنا. تو اسی سلوگن کے اوپر میں نے تحریک انصاف میں حصہ لیا. ان 2005-06 میں ایکٹیولی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا. اور وہ دور تھا کہ جب آپ اگر پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا لے کے جب باہر نکلتے تھے تو لوگ آپ پہ ہنسا کرتے تھے کہ یہ آپ نے کون سا ٹانگا پارٹی بھی کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے کون سا کام پکڑ لیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ کا مقصد اور کاز جو ہے. اور میں جب یہ اس سسٹم کے اندر آیا تو آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں نے کبھی اس لیے نہیں اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا کہ کبھی ممبر آف پارلیمنٹ بنوں گا یا کوئی بڑی پوزیشن پہ آؤں گا، یا میرا کوئی اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے. مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی اس اسٹرگل کو سپورٹ کرنا. کبھی سوچا تھا کہ آپ اس جدوجہد میں اتنے آگے نکل جائیں گے کہ آپ نے پچھلے دور میں آپ ایم پی اے بھی رہے، پہلی دفعہ ایم پی اے بنے تو کیسے خیال آیا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایم پی اے آپ کیسے بنے، اور اس کے بعد پھر ابھی اس کے بعد ہم اگلے سفر کی بات کریں. دیکھیں کوثر بھائی، ایک تو میں نے جس طرح یہ کہا کہ میں نے کبھی یہ میرا آبجیکٹو یا ٹارگٹ نہیں تھا کہ میں کبھی کسی پوزیشن کے لیے لڑوں یا میں ایم پی اے بنوں یا میں نے بنوں. لیکن ایک جو میجر اس میں کنٹریبیوشن تھا، ظاہر ہے یوتھ کو یہ پارٹی بہت سپورٹ کرتی تھی. اور ان 2012 جو پارٹی الیکشن ہوئے اس میں سمجھتا ہوں کہ پہلا انٹرا پارٹی جو پارٹی کے اندر الیکشن ہوا اس کے اندر نارتھ پنجاب کی یوتھ ونگ کا میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس ٹائم پہ ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ 25% کوٹا جو ہے ہم اپنے انتخابی ٹکٹس کا وہ یوتھ کو دیں گے. تو آبویسلی جب میں 8 اضلاع کا یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ تھا تو میرے چانسز بھی بڑے برائٹ تھے. لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ میرے یقین جو ہے اس کو وہ اس لیے بھی بہت زیادہ تھا کہ ان 2012 جو ہے میں اس لیے یہ واقعہ اس لیے میں اکثر جگہوں پہ کوٹ کرتا ہوں کہ جو آپ کی جو ہماری نئی جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ جو پیرنٹس کی دعا ہے اس کا کتنا بڑا عمل دخل ہوتا ہے آپ کی زندگیوں کے اندر. کہ مجھے 2012 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی اور وہ ڈیتھ سے پہلے 2-3 سال ہاسپٹلائز رہی. تو ان کی یہ بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر میں ان سے یہ گفتگو کرتے ہوئے ان کے منہ سے یہ الفاظ اور یہ دعا نکلی کہ اللہ تیری گاڑی کے اوپر جھنڈا لگائے گا ایک دن. تو میں ادروائز میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا. اور جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس سے اگلے سال جب الیکشن کا ٹینیور آیا تو اس میں نے پارٹی ٹکٹ اپلائی کیا. پارٹی نے یوتھ کوٹے سے مجھے ٹکٹ دیا. اور جو انوائرمنٹ تھا ہمارے اور خصوصاً میرے حلقے کے اندر، وہ وہاں پہ ظاہر ہے ایک فیملی سسٹم ہے، پولیٹیکل فیملیز ہیں. بس یہ ہمیں یہ پتا ہوتا تھا کہ فلاں فیملی سے یہ کینڈیڈیٹ ہوگا اور اس کے مقابلے میں فلاں فیملی سے ایک کینڈیڈیٹ ہوگا. تو جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کی تو سپیس ہی نہیں بچتی، اور یوتھ کی تو بالکل نہیں بچتی. تو جب مجھے پارٹی نے موقع دیا اور میں کیونکہ ہیڈ کر رہا تھا نارتھ پنجاب کی یوتھ ونگ کی ٹیم کو، تو آبویسلی میرے ساتھ راول پنڈی کے کافی سارے نوجوان بلائے زون میں تھے. اب جب اس کیمپین کا ہم نے آغاز کیا تو اس ٹائم پہ بھی ہمارے کافی سارے جو ینگسٹرز تھے وہ ان کا مورال بعض کا ڈاؤن ہوتا تھا، کیونکہ جو بڑی بڑی فیملیز تھی، جو بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے. اچھا آصف صاحب، پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ کو ارب یا کروڑ پتی ہونا چاہیے. تو آپ نے جب الیکشن لڑا اور آپ جیتے بھی تو آپ نے کتنے کروڑ روپے خرچ کیے؟ دیکھیں یہ اگین میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن تحریک انصاف کا ہے کہ کئی ایسے ینگسٹرز ہیں جو میرے جیسے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں تھا اور نہ انہوں نے پیسہ لگایا، لیکن جو ایک جذبہ تھا، جو جنون تھا تحریک انصاف کے ورکر میں 2013 کے اندر، اور جس طرح سے یوتھ کے نوجوانوں نے مجھے سپورٹ کیا، اس کے اندر میں آپ کو پریکٹیکلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر میں اپنی جیب کی بات کروں تو میرا 5 سے 6 لاکھ روپیہ میکسیمم اس کی
इलेक्शन 6 लाख 6 लाख रुपया मैक्सिमम उस आप इलेक्शन एमपीए बने? मैं एमपीए बना, और इसमें नहीं, इतने में तो कोई काउंसलर नहीं बन सकता मेरे ख्याल से। नहीं, आप मैं MPA समझता कैसे हूँ बन कि सकते हैं? मैं समझता हूँ कि गली मोहल्ले का इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही है। उसमें जो मैं जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा उस टाइम पे अपने हलके के उन लोगों को कि जो तमाम चीजों से बालातर होके उन्होंने अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट किया। और ऑब्वियसली जब आप एक काज और मकसद के लिए लड़ रहे होते हैं और आपके साथियों को इस चीज का यकीन होता है, तो फिर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सब एंड से आ जाता है। और हमने मिलके वो बड़े पैशन और जुनून के साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं जिस तरह आपको ये बता रहा था कि जाहिर है वहां पे तो फैमिलीज के जो बड़े हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस फैमिली ने किसको वोट देना है। तो हो ये रहा था कि जो बुजुर्ग हैं वो आपको मुखालिफ पार्टियों के अंदर नजर आते थे, और जो यंगस्टर्स थे वो मेरे साथ मेरे कैंप के अंदर खड़े हुए नजर आते थे। और यही एक फर्क बना। और फिर दूसरा, कई हमारे उस 2013 के इलेक्शन में लोगों को अंदाजा भी नहीं था यूथ की पावर का, तरीके इंसाफ के अच्छा, एक पब्लिक के और अंदर। बड़ा कल्चर है पाकिस्तान में कि चले, एक तो वो होता है ना कि इलेक्शन के लिए आपने बैनर लगाने हैं और इस तरह के बड़ा सारा एक्सपेंस आपको करना होता है, लेकिन एक और चीज भी होती है कि डेरादारी का निजाम होता है। वहां पे लोग आते हैं, खाने चल रहे होते हैं वोटर्स को कन्विंस करने के लिए। तो क्या आपने लोगों को खाने शाने भी नहीं खिलाए? देखिए, एक तो बुनियादी तौर पे खाने सब, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जब एक काज और मकसद के लिए आप लड़ते हैं, तो मैं ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछेंगे तो ऐसा कोई कल्चर हमने नहीं रखा। अच्छा। और उसके बावजूद जो है लोगों ने, इसी को तो कहते हैं कि लोगों के अंदर शऊर आया। तो और आप भी यही उन्हीं में से जो वो पीटीआई के कुछ लोग कहते हैं हमने शरबत पिला के इलेक्शन लड़ा है। मैं समझता हूँ कि शरबत भी नहीं पिलाया आपने। शरबत, मैं इस पे भी सोच रहा हूँ कि पिलाया या नहीं पिलाया। लेकिन बहरहाल ये बिरयानी वाली पॉलिटिक्स नहीं है। यही तो हम ये कहते हैं कि लोगों के अंदर ये शऊर आए और लोग काश के इस मुल्क के अंदर। अच्छा, एक और चीज देखी मैंने आपकी पिछली कुछ दिन पहले वीडियोस देखी, जो आपकी पंजाब असेंबली की वीडियोस थी जब आप पिछले दौर में एमपीए थे। तो आपके हवाले से तो जो ओवरऑल इम्प्रेशन था, या लोगों से बात करें तो शायद आप वो एक छुपे रुस्तम थे जो पीछे से बैठ के बस एक बात कर रहे होते थे या प्लानिंग में होते थे, फ्रंट रोल आप नहीं प्ले करते थे। तो जबकि आपकी तकरीर देखी जाए पंजाब असेंबली के अंदर तो लगता है कि आप पता नहीं कोई बचपन के कोई डिबेटर है। देखिए, बुनियादी तौर पे जब कोई भी चीज है, आप कन्विंसिंगली आप बात उस वक्त कर सकते हैं जब आप दिल से बोल रहे हो। तो जब आपके अंदर दर्द हो, दिल के अंदर एक आपके सामने एक गलत काम हो रहा हो, तो जब आप उसके ऊपर बात करेंगे, और इसके लिए मैं आज तक अपनी कोई तकरीर तैयार नहीं की, या आपके प्रोग्राम में बैठा हूं तो मैं इसकी कोई तैयारी नहीं की। तो बुनियादी तौर पे जब आप अपने काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जब आपको अपने काम के ऊपर ग्रिप होती है, जब आप एक चीज को सामने देख रहे हैं, जब आप चीजों को लर्न करते हैं, तो आप जब पैशन से दिल से बोलते हैं, तो तकरीर मैंने नो डाउट कि जिंदगी में कभी नहीं की थी। इस पॉलिटिकल सिस्टम में आने के बाद स्कूल कॉलेज कोई पीटीआई में आप तकरीरें? देखिए, मैं कोसर भाई उन लोगों में से था कि जो कॉलेज के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही होती थी, जब मैं कॉलेज में गया तो मैं अपने कोलीग्स को मना कर रहा होता था कि भाई पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, ये तुम किन कामों में पड़े हो। लेकिन जो अब आके मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि इस सिस्टम के अंदर जब आप आते हैं तो अल्लाह पाक आपको कितना बड़ा मौका देता है कि आप किसी मजलूम की, किसी गरीब की, एक आपकी छोटी सी काविश से उसकी इतना बड़ा मसला हल हो जाता है। तो ये आपको, अगर आप अच्छी नीयत के साथ, अच्छे मकसद के साथ जब आप काम करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको हर दिन एक नया तस्कीन देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम में आए बगैर हमारे मेजॉरिटी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कभी पॉलिटिक्स को ऐसे इस तरह से नहीं लेते कि हम कभी पढ़ लिख के तो पॉलिटिक्स में जाएं, पाकिस्तान की असेंबली में जाएं। और यही वजह है इस मुल्क की तरक्की ना करने की, कि ऐसे लोग उन असेंबलियों की सीटों के ऊपर विराजमान है कि जो खानदानी नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। अच्छा, दोबारा थोड़ी सी बात करते हैं पंजाब असेंबली की। उस वक्त आपकी गालिबन 30 या 32 सीटें थी पंजाब असेंबली में, और आपके हवाले से जो पंजाब असेंबली के अंदर इंप्रेशन है वो ये है कि आप शायद टॉप परफॉर्मर रहे हैं अपने टेन्योर के अंदर 5 साल में। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि मतलब आप टॉप परफॉर्मर रहे, सीटें भी कम थी, बोलने भी नहीं दिया जाता था, स्पीकर साहब इजाजत भी नहीं देते थे, तो ये कैसे आपने जो है ये? देखिए, नो डाउट कि आपके सामने जब 326 अराकीन मुखालिफ पार्टी के बैठे हैं, और आपने अगर कहा कि हमारी टोटल मिला के 29 सीट्स थी, लेकिन उन 29 सीट्स में से भी जो अटेंडेंस होती है वो एमपीएस की, वो 10 से 12 लोगों की होती है। जब 10 से 12 होते हैं तो अपोजिशन लीडर साहब थे हमारे मियां महमूद रशीद साहब, और 3 से
4 हम ऐसे लोग थे जो परमानेंटली रेगुलर आते थे, और मुझे इसलिए भी रेगुलर आना पड़ता था कि मुझे पार्टी ने एज अ चीफ विप भी वहां पे नॉमिनेट किया हुआ था, और जितनी लेजिस्लेशन है और जो असेंबली का कंडक्ट है उसको मुझे देखना भी होता था। तो इसमें नो डाउट, एक तो मैं फर्स्ट टाइमर था, मेरे अंदर एक पैशन ये था कि मैं चीजों को लर्न करूं एज अर्ली एज पॉसिबल, और क्योंकि मुझे ये पता था कि अल्लाह पाक ने अगर ये मौका फराहम किया है तो इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, और इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई इसलिए हूँ कि मैं जिस पोजीशन पे रहा, और 10 साल से मैं इस सिस्टम का पार्ट हूँ, मुख्तलिफ पोजीशंस पे अल्लाह पाक ने मुझसे सर्व करवाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साफ कपड़े और साफ हाथ के साथ, और मैं बड़े सुकून से सोता हूँ और सुकून से उठता हूँ। जिस हद तक मुमकिन होता है, जिसका काम पॉसिबल होता है मेरे लिए, मैं उसके लिए उसके अपनी कोशिश करता हूँ। बाद आप टॉप परफॉर्मर रहे, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद आप यकीनन डिसहार्ट तो हुए होंगे। देखिए, ऑब्वियसली जब मैं 2013 से 18 तक मैंने अपनी पूरी लगन से उस असेंबली के अंदर उस पार्टी की नुमाइंदगी की, जहाँ पे बेशतर हमारे बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए थे, वो उस तरह से खुल के सामने नहीं आते थे, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा सिस्टम बड़ा रवादारी और मुसलमान रवायत जो हाउस की है वो ये है कि अगर आपके सामने कोई चोर आ जाए तो आपने उसको चोर नहीं कहना, क्योंकि हमारी एक रवायत, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था असेंबली के अंदर कि ये रवायात के खिलाफ है कि आपके सामने अगर कोई चोरी कर रहा है तो आप उसको ये कहेंगे चोरी कर रहा है, तो ये समझते थे कि ये शख्स पागल है। तो यही वो चीजें हैं कि जब मैं असेंबली के अंदर गया तो मेरे सामने अगर एक चीज गलत हो रही है तो उस गलत को गलत कहना मुझे ये मेरे लीडर ने सिखाया था, तो वही मैं काम करता रहा हूं। तो ऑब्वियसली एक ऐसा एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी का कि जो मैं ये चाहूंगा कि अल्लाह पाक ये मुझे अगर दोबारा मौका दे तो अब ये 10 साल सिस्टम के अंदर रहने के बाद काफी सारी चीजें लर्न कर ली। अच्छा, दूसरा अब मुझे आसिफ साहब ये बताएं कि उसके बाद दोबारा आप टिकट नहीं मिला तो आपको दोबारा पीएचए की पोजीशन मिली, फिर आपकी गाड़ी पे टिकट ना मिलने पे ऑब्वियसली एक मुझे मेरे लिए बड़ा एक सेटबैक था कि लेकिन इशू ये है कि जब आप पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर होते हैं, ये पॉलिटिकल सिस्टम इसी सोसाइटी से बन रहा है, भले से तरीके इंसाफ है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, मुख्तलिफ आरा जा रही होती हैं पार्टी चेयरमैन के पास, पार्लिमानी बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। तो उस रन टाइम के ऊपर जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं खासा परेशान हुआ। ज़ाहिर है मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पंजाब असेंबली में पार्टी की नुमाइंदगी की थी और हर स्टेज पे पार्टी के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन जब नहीं मिला तो मैं ये सोचा कि 2013 में जब इसी पार्टी ने मुझे टिकट दिया था तो मैं तो कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एमएनए एमपीए बनूंगा। तो जब मुझे पार्टी ने उस टाइम टिकट दिया था, और अगर आज पार्टी ये समझती है कि मेरी जगह कोई और इलेक्शन लड़े तो सिस्टम के अंदर या उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो मैं मौजूद हूं। मैंने खुले दिल से ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि मैंने अपने एमएनए और एमपीए की पूरी कैंपेन की, पोलिंग एजेंट तक बिठाए, और ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है इमरान खान को, ताकि इस मुल्क के अंदर हम चेंज ला सकें। एक और बड़ा मौजूदा होता है एक किस्म का कि आप दोबारा आप इलेक्शन भी नहीं लड़ते, लेकिन आपकी गाड़ी पे झंडा भी लग जाता है, आप कैबिनेट मेंबर भी बन जाते हैं। तो कैसी फील आई, और स्पेशली जब वही आसिफ महमूद जो वहां से एक पुरानी मोटरसाइकिल पे निकलता था और दोबारा जब आसिफ महमूद उसी टेंच बाटा के इलाके में या मुगलाबाद के इलाके में झंडे वाली गाड़ी और आगे पीछे प्रोटोकॉल और बाकायदा वो जो सारे लवाजमात होते हैं, तो क्या फील आई उसके बाद आप? देखिए, एक तो कौसर भाई मैंने अतुल इम्कान कोशिश की है कि अपनी हालात को ना खराब करूं। उस टाइम के अंदर भी मैंने कोशिश की है कि अगर मुझे कुछ सिक्योरिटी स्टाफ मिला भी था तो उसको मैं या तो रेस्ट पे भेज देता था, और मैक्सिमम कोशिश ये होती थी अनटिल और अनलेस कि मुझे कहीं बहुत मजबूरी है, कहीं ऑफिशियल ट्रिप के ऊपर जाना है तो ही मैं गाड़ी के ऊपर झंडा लगाता था। अदरवाइज मुझे अक्सर ये दोस्त बाप ये गिला करते थे, जब आप हल्के में आते हैं तो आप झंडा क्यों नहीं लगाते। तो ऑब्वियसली एक पोजीशन थी, उसको बड़ा डाउन टू अर्थ के सामने झंडे की आपको पता मैं ये समझता हूँ कि मेरा क्योंकि अपना ताल्लुक उस मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो मैं जाती तौर पे समझता था कि एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, तो ये वक्त बदलते देर नहीं लगती, तो इंसान को हर हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मेरी जो आदत बचपन से डेवलप हुई हैं उनको मैं ना खराब करूँ इसमें। तो मतलब आपने बीइंग एडवाइजर टू सीएम, फिर एक तो आप कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी अपनी रूटीन चेंज नहीं की, आप ऐसे ही पब्लिक में मैक्सिमम मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता था। मैं यहाँ से आप गाड़ी भी आप खुद ड्राइव करते थे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी नहीं रखते थे, तो क्या अवाम तक एक्सेसिबल थे अपने हल्के के स्पेशली और इलाके के लोगों? अच्छा, ये कौसर भाई बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों से कहना चाहूंगा कि खुदारा
ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ کا کوئی لیڈر کسی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس فیملی سے اگر کوئی بائک پہ آ رہا ہے یا کوئی چھوٹی گاڑی پہ آ رہا ہے تو لوگوں کی اس پہ نظر بھی نہیں جاتی. ویئر جب آپ کے ساتھ پولیس کی اسکواڈ ہے, جھنڈا لگا ہوا ہے, آپ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آ رہے ہیں تو لوگ آپ کو لیڈر بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ میرا تعلق ان لوگوں میں سے تھا کہ جو اس پولیٹیکل سسٹم سے ایگری نہیں کرتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی. اور بنیادی طور پہ جو پولیٹیکل شعور لوگوں کے اندر آج نظر آتا ہے, یہ کوئی ایک دن کا یا 2 دن کا یا 1 سال کا یہ کام نہیں ہے, مسلسل یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے کہ اس میں لوگوں میں گریجولی چینج آئے گا, ان کی سوچ کے اندر چینج آئے گا. ایکسیسیبل تھے اس ٹینیور میں بھی جب آپ دیکھیں, میں تو جب ایم پی اے تھا تو مجھے اگر کوئی شخص, کیونکہ اپوزیشن میں تھا اس ٹائم پہ, ڈیولپمنٹ فنڈز اور یہ ان چیزوں کا بہت زیادہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ایم پی اے جو بنے گا اس کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملیں گے, وہ گلیاں بنوا کے دے گا, نالیاں بنوائے گا. ویئرز جو اس کا سپریم کام ہے, جو اصل اس کا پرائمری ٹاسک ہے, وہ اسمبلی کے اندر لیجسلیشن, اس پہ وہ بالکل کوئی دھیان نہیں دے گا. اور اس کو اسمبلی میں جائے نہ جائے لیکن وہ ہلکے کی فودگی پہ ضرور جائے, اس سسٹم کو مانیٹر کرے نہ کرے کہ جس کے ذریعے وہ ہیلتھ کا سسٹم کے اندر ریفارمز لا سکتا ہے, سرکاری اسپتالوں کے علاج معالجے کی سہولیات مہیا کر سکتا ہے تاکہ جو شخص مر رہا ہے اس کو بچایا جا سکے. اس کو چھوڑ کے وہ بندہ مر جائے, اس کے جنازے میں چلے جائیں, اس کی زیادہ آپ کو نمبرز اس کے آپ کو زیادہ ملتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان کے اندر. آگے کیا پلان ہے دوبارہ؟ اب پی ٹی آئی اپوزیشن میں چلے گی, کوئی الیکشن لڑنے کا پلان ہے؟ آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل ورکر ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے, کیونکہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بعد آپ اس فوٹنگ کے اوپر ہوتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے, اپنے ضلع اور اپنے صوبے کے لوگوں کی جب آپ نمائندگی اس فورم کے اوپر کرتے ہیں تو آپ چھوٹے وقت میں بڑے کام کر سکتے ہیں. جی بالکل, میں بالکل میں پولیٹیکل ورکر اسی حلقے سے لڑیں گے یا آپ کسی اور؟ دیکھیں, جس حلقے سے میری وابستگی, جہاں پہ میری پیدائش, جہاں پہ میرا بچپن گزرا ہے, ظاہر ہے میں اسی سے الیکشن لڑوں گا. ٹھیک ہو گیا جی, بہت بہت شکریہ آصف محمود صاحب. ہم بات کر رہے تھے جی آصف محمود صاحب کی جو کامیابی کا سفر ہے, کہ انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی باتوں میں جو ڈسکشن ہے اس میں یہ بتایا کہ انہوں نے کیسے گراس روٹ لیول سے یہ انہوں نے سٹارٹ کیا. ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, ان کی کوئی سوچ نہیں تھی کہ یہ کل منسٹر بنیں گے یا ایڈوائزر بنیں گے یا ایم پی اے بنیں گے. اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو اسٹرگل کی, اس اسٹرگل کے بعد یہ بڑی ایک مین اسٹریم پوزیشن پہ پہنچے. اسی طرح کے بہت سارے اور سٹارز ہیں ہماری سوسائٹی میں جن کی زندگی سے شاید ہماری یوتھ کو سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ جو سکسیس سٹوریز ہیں, یہ سکسیسفل ماڈلز جو ہیں وہ لوگوں کو فالو کرنے چاہیے. ہم مزید اس طرح کے جو کامیابی کے سفر کے انٹرویوز ہیں وہ بھی کر کے آپ کے سامنے لائیں گے, تاکہ یوتھ کو جو ہے اسپیشلی جو ہم ایک فرسٹریشن کے اندر ہر وقت رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے, اس سے ہم نکلیں اور اپنی اسٹرگل پہ جو ہے وہ فوکس کریں. بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک اور سبسکرائب کیجیے ہمیں فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, ویب سائٹ اور انسٹاگرام کے اوپر. بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.